जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, वहां भी उज्ज्वला का उज्ज्वल पहुंचाया है। यह हमारी ताकत रही है। जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, उनको भी आयुष्मान की ठंडक पहुंचाई है और उनकी सेवा की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमें धर्म पर बांटा। बोलो, बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? नहीं तो आप बताओ, ऐसे अच्छे मौसम में जिन्ना को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि याद आ जाए, इसलिए कि धर्म पर बढ़ जाओ, इसलिए कि धर्म के नाम पर वोट दो। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर के आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। ये है अखिलेश की सरकार और ये है अखिलेश के लोग। ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, जाति के नाम पर बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? पूछा कि नहीं तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? पूछा कि नहीं पूछा? हमसे एक पत्रकार ने पूछा, मैंने कहा उनके साथ कुछ विशेष लोग हैं। बोले कौन से लोग हैं? मैंने कहा आप भी जानते हो। यह जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते हैं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देखिए, इन्होंने सिर्फ परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया कि नहीं किया? सिर्फ परिवार का। हमने सबका ख्याल रखा, सबको बढ़ाया। इन्होंने परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया। और झूठे वायदे, आजकल अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका अतीत क्या है? उनका इतिहास क्या है? जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया क्या है? ये अतीत ही तय करता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा। योगी जी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो पिछले 5 साल में किया है, वही ताकत बनेगा कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, यह तय करेगा। इसको हमको तय करना चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी राजनीति की बारीकी आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी के आने के बाद फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उनकी आजकल हालत खराब है। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, विकासवाद को ले आए, सबका विकास करने पर लग गए। और इसलिए चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशायी हो गए। न जातिवाद रहा, न वंशवाद रहा, न परिवारवाद रहा, और न ही तुष्टीकरण अब चलेगी। अब चलेगा तो राजनीति को समझने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को आगे लेकर के चलने लगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। उनके पल्ले क्या है? उनके पल्ले कुशासन है। हमारे पल्ले क्या है? सुशासन है। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं बैड गवर्नेंस। कुछ लोगों को हिस्सा देना और कुछ लोगों को हिस्सा देकर के राजनीति करना, यह उनकी तरीका है। मित्रों, यहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, और जो मेरी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बाहर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं, और जिसके पास कार्यक्रम है, और जिसके पास विकास की योजना है, और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। मैं नेता की बात करूं
तो मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर यहां पर स्वतंत्र देव हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे जगदंबिका पाल हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे और हमारे सांसद और विधायक और मंत्री हो, एक झड़ी लगी है, एक लड़ी लगी है नेताओं की। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो, कोई पूछने वाला नहीं। यह परिवारवाद की पार्टी का एक, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने मुसीबत सही है। लेकिन हम अगर अपनी पार्टी की बात करें तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। नीयत उनकी तो नीयत ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता है, उनके पास तो वो हैं जिनको ये लालच लगा हुआ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो थाना तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, फलाना तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये माफिया राज के लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये ध्यान में रखना, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे यहां इस चुनाव में फर्क साफ दिखता है। मोदी जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में आज सीधे पैसा लोगों के खाते में जाता है, सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो कि बस्ती में संबोधित कर रहे थे। एक बार फिर बड़ी खबर पर लौटते हैं। सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की है। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है और खुद बातचीत करने के लिए हरनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। हरनाथ सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्यों ये मांग आपके द्वारा की गई है, और यही मांग साधु संतों ने भी इससे पहले की थी, अब आपने तो चिट्ठी भी लिख दी है? जी, ऐसा क्या आदरणीय योगी जी पे कई बयान आए हैं जी, जिसने कहा है कि पार्टी जहां से भी कहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। वैसे तो आदरणीय योगी जी को सभी विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता ये चाहेगी कि वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन मुझे तो रात्रि को 2 बार मेरी नींद खुली। दोनों बार मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे ये कह रहे हैं कि उनका संदेश मैं पार्टी नेतृत्व के पास पहुंचाऊं कि योगी जी, ब्रज क्षेत्र की पावन जो रज है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म हुआ था, जिस स्थान पर उस पर मस्जिद खड़ी हुई है, वो मुक्त होनी चाहिए। इसलिए आप वहाँ पर, तो मैंने इसी दृष्टि को रखते हुए प्रातःकाल जो है आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है और उसमें मांग की है कि ब्रज क्षेत्र की संपूर्ण जनता चाहती है, देश भर चाहता है कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। नहीं, आपको लगता है हरनाथ सिंह जी की अयोध्या काशी के बाद जो मथुरा की बारी है, जो इस तरह के स्लोगन सामने आते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि मथुरा की जो बारी है उसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़के संभाल लें? ऐसा है कि आदरणीय योगी जी ने विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में विकास की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, गांव, गरीब, किसान, मजदूर को क्या नाम है लाभान्वित करने की दृष्टि से, राहत देने की दृष्टि से उच्च मानदंड स्थापित किए हैं जी। और प्रदेश किसी भी क्षेत्र के अंदर आप चर्चा करिए तो परिवर्तन दिखाई देता है। देश प्रदेश जो एक उत्तर प्रदेश एक जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जहाँ लूट खसोट गुंडागिर्दी भू माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, आज उसका पूरी तरीके से चित्र चरित्र चाल चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है और उत्तर प्रदेश एक जिसे हम लोगों की जो राम जन्मभूमि की राम राज्य की जो कल्पना है उसे साकार करता दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में मैंने कहा कि मैं तो भगवान कृष्ण के और अपनी पार्टी के नेतृत्व के बीच में मैं एक मध्यस्थ का काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं, इसलिए मैंने पत्र लिखा है। और दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई है कि ये चुनाव, ये तो ठीक है कि
भाजपा की हमारी सरकार बननी चाहिए, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी जो चीज है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की जो मुद्दा है वो भी जुड़ा हुआ है कि आज की तारीख में भगवान श्री वो योगी आदित्यनाथ जी के अतिरिक्त दूसरी कोई भी किसी व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करा सके, क्योंकि यही जो चाहे अखिलेश यादव है, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, अन्य लोग हैं, इन्हीं में से किसी ने क्या नाम है अयोध्या में गोली चलवाई, तमाम लोगों को हरनाथ मौत जी, के आपने घाट। पत्र लिख दिया, अब क्या आप इस पत्र के बाद मुलाकात भी करेंगे जेपी नड्डा से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से और साधु संतों को लेकर के, बाकी मथुरा वासियों को लेकर के? क्योंकि आपने कहा कि ब्रज की इच्छा है, तो क्या ब्रजवासी अपनी बात ऊपर तक पहुंचा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे प्रत्येक बूथ लेवल तक सक्रिय कार्यकर्ताओं, जीवंत कार्यकर्ताओं की टीम है। पार्टी के पास हर प्रकार की सूचना है। पार्टी का कार्यकर्ता नीचे स्तर पर बैठा हुआ क्या सोच रहा है, ये हमारे नेतृत्व को जानकारी है। हाँ, तो मैंने तो बस केवल इतने समय तो मध्यस्थ का मैंने का काम कर रहा हूँ भगवान कृष्ण के और अपने नेतृत्व के बीच में, और ये मान के चलता हूँ कि ये मंदिर बनाने की सामर्थ्य, भगवान कृष्ण के जन्मगृह को मुक्त कराने की सामर्थ्य केवल योगी आदित्यनाथ में है। इसलिए मैं देश भर के अंदर फैले हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर फैले हुए जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि वो भी यह सही तरीके से स्पष्ट करें कि उन्हें भगवान कृष्ण जी का जो मंदिर है, जिस पर कब्जा है, अवैध कब्जा है, वो मुक्त कराना है। तो इसी दृष्टि से मैंने ये पत्र लिखा है। अच्छा, ये अखिलेश बताइए यादव हरनाथ जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मथुरा से चुनाव लड़े। अगर मथुरा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए, ब्रज की दृष्टि से देखा जाए, वृंदावन है, जन्मभूमि है, द्वारिकाधीश मंदिर है, अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है क्या मैसेज दुनिया भर में जाएगा? देखिए, ऐसा है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों चीजों को बदला है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों ओर विकास की बयार बह रही है। और ये सत्य है कि क्योंकि ये आम नागरिक ये जानता है कि कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में आने वाले जो व्यवधान है, उनको हटाने का काम केवल योगी जी कर सकते हैं, केवल योगी जी कर सकते हैं, कोई केवल योगी जी कर सकते हैं। अखिलेश यादव से तो मैं चुनौती देता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वो अपने सार्वजनिक मंच से भगवान राम की जय बोले, भगवान कृष्ण की जय बोले, महादेव जी की जय बोले, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोले, और बोले वो कि कृष्ण जन्मभूमि पर जो अवैध तरीके से मस्जिद खड़ी हुई है, आक्रांताओं जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद को हटाना चाहिए। वो अखिलेश यादव जी बोल के दिखाएं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें चंद लोगों के वोट चाहिए और वोट के लिए वो नीचे से नीचे गिर सकते हैं। हरनाथ जी, सवाल ये है, जब आपको नहीं लगता इस तरह की चिट्ठी के बाद अगर योगी जी वहां से लड़ते हैं तो धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप लगेंगे, लोग ये कहेंगे कि अलीगढ़ से, आजमगढ़ से, जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से भी योगी जी चुनाव लड़ सकते थे, क्यों वो मथुरा में, काशी में, अयोध्या में इसी जगह की बात कर रहे हैं? देखिए, धार्मिक जड़ों का सवाल है, चाहे आजमगढ़ से लड़े, चाहे वहां से गोरखपुर से लड़े, चाहे उत्तर प्रदेश के कहीं पर भी लड़े, धर्म तो हर जगह है हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, तो ये इस प्रकार से कहना कि धार्मिक आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है और हमारे देश की जो बहुत बहुत शुक्रिया हरनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात को हमने सुना। अब देखना होगा कि बीजेपी का आलाकमान आपके पत्र के बाद क्या सोचता है और क्या फैसला लेता है। बस्ती आपको लेकर चलते हैं, जेपी नड्डा वहां पर संबोधित कर रहे हैं। याद रखोगे तो उजाले का मजा लोगे, ठंड याद रखोगे तो सूरज की उष्णा का मजा लोगे जो अभी ले रहे हो आप। इनके जमाने को याद करोगे तो आज आप खुशहाल दिखोगे। इनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे हुए, 700 दंगे, पलायन हुआ, लोग घर छोड़ करके गए, मां बेटियां घर से सूर्यास्त के बाद निकल नहीं सकती थी। आज सरेआम अच्छी तरीके से, हिम्मत के साथ, सम्मान के साथ
रात के 12 बजे तक घूमती हैं और इज्जत के साथ चलती हैं, ये योगी जी की सरकार ने दिया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड, ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ में आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होकर के आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है, मेरा गंभीर आरोप है। और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। बोलो, ऐसी सरकार लाओगे क्या? लानी है क्या ऐसी सरकार? मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड ध्यान में रखो। ये राजनीति ऐसे नहीं है, कुर्सी पर बैठने नहीं आए, किसी कुर्सी से चिपकने नहीं आए। उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम पहुंचाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। 22-24 करोड़ की जनसंख्या, ये जब आगे बढ़ती है और उछाल लेती है तो देश आगे बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की तपस्या से इसको हम जमीन पर उतारने के लिए लगे हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक वैचारिक पार्टी हैं। सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, विचारों को इंप्लीमेंट करने आए हैं। 70 साल से बताओ, जवाहरलाल नेहरू जी की गलती लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। धारा 370 जम्मू कश्मीर को अभिन्न बनाने से रोक रहा था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने विचारों की लड़ाई लड़ी और हमने सफलता हासिल की है। हम सफल हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 256 कानून भारत के जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। वहां आदिवासियों को, ट्राइबल को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। वहां महिलाओं को उत्पीड़न का कानून लागू नहीं था। आप देख रहे हैं